आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। तो दोस्तों, आज मेरी यात्रा का एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण पड़ाव है तराई और भाबर क्षेत्र में बसावट के सबसे पुराने स्थानों में से एक बौड़खत्ता, जो कि हल्द्वानी की बसावट से भी पहले का क्षेत्र माना जाता है। कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल द्वारा 1834 में हल्द्वानी की खोज से भी पहले तराई और भाबर में कई खत्ते और झाले मौजूद थे। इन खत्तों और झालों में पहाड़ों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों के पशुपालक प्रवास किया करते थे। तो चलिए आज आपको इन खत्तों में लोगों की बसावट और इतिहास के बारे में स्थानीय लोगों द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ये तो आप सबको ही पता है कि तराई और भाबर के इन खत्तों में पहाड़ के पशुपालक शीतकाल में अपने अपने पशु मवेशियों को चराने आते थे। धीरे धीरे उन लोगों द्वारा इन स्थानों को अस्थायी प्रवास के लिए चुना गया, क्योंकि यहाँ पर दुग्ध उत्पादकों के लिए पशुपालन और जीवन यापन के लिए परिस्थितियां एकदम अनुकूल थीं। समय बीतते बीतते गोरखा शासन के अंत के बाद ब्रिटिश हुकूमत के शुरुआती दौर में इन खत्तों में पहाड़ के लोगों की बसावट में काफी तेजी देखने को मिली। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते एक अच्छी खासी तादाद इन खत्तों में बसने लगी। उसके बाद देश की आजादी के बाद नई बनी पहली सरकार और खासकर संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा पहाड़ के पशुपालकों को यहां बसाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। और इन्हीं स्थानों में सबसे पुराना खत्ता है ये बौड़खत्ता। भाबर और तराई क्षेत्र में इस बौड़खत्ता का इतिहास चंद काल से जुड़ा माना जाता है और इस बौड़खत्ता के बसने का सबसे पहला गवाह है यहाँ पर मौजूद लगभग 350 से 400 वर्ष पुराना ये बरगद का पेड़, जिसे बड़ भी कहा जाता है। लगभग 3.25 शताब्दियों के आंधी तूफान और अतीत के कई उतार चढ़ाव देख चुका ये बरगद का पेड़ इस क्षेत्र की आस्था के साथ साथ कालांतर में इस क्षेत्र की पहचान भी बनता गया, क्योंकि प्राचीन समय में किसी वस्तु विशेष या प्रतीकों के नाम पर स्थानों के नाम रखे जाने के क्रम में इस स्थान का नाम भी इस बरगद के पेड़ यानी बड़ के नाम पर पड़ गया बौड़खत्ता, जो कि बाद में अपभ्रंश होते होते हो गया बौड़खत्ता। धीरे धीरे इस बौड़खत्ता में आबादी बढ़ने के साथ साथ इन पशुपालकों को खेती और पशुओं के चारे के लिए कृषि भूमि की जरूरत महसूस होने लगी। तो उस वक्त के एक प्रसिद्ध और संघर्षशील सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय प्रेम सिंह रावत जी, जिन्हें इन खत्तावासियों द्वारा खत्तों के विकास का जनक कहा जाता था, उन्होंने वन विभाग से जद्दोजहद और एक बड़े संघर्ष के बाद इन खत्तों में अनौपचारिक रूप से कृषि की शुरुआत की और इस संघर्ष में उन्हें साथ मिला अपनी जीवन संगिनी भागीरथी देवी जी का, जिन्होंने अपना और अपने परिवार के हिस्से का सारा समय इन खत्तावासियों का जीवन सुधारने में लगा दिया। और उसके साथ साथ प्रेम सिंह रावत जी ने तत्कालीन राज्य और केंद्र की सरकारों से खत्तावासियों की तरफ से उनके मूल अधिकारों और मालिकाना हक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, जो लड़ाई आज भी वर्तमान में उनके उत्तराधिकारी और सुपुत्र भूपाल सिंह रावत जी द्वारा लगातार लड़ी जा रही है। रावत जी द्वारा आज भी इस बौड़खत्ता वासियों के मूल अधिकारों और यहाँ की कृषि भूमि पर मालिकाना हक के लिए लगातार संघर्ष जारी है। तो चलिए इस बौड़खत्ता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए शुरू करते हैं ये यात्रा आप सभी के साथ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक।
तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार और पैलग। तो इस कोहरे के मौसम में मैं पहुंच गया हूं अपनी इस यात्रा में लाल कुआं। तो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल कुआं का बाज़ार है। तो यहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू करनी है बौड़खत्ता के लिए। तो इसके लिए भी मुझे अभी लंबा रास्ता तय करना है। अभी बिंदुखत्ता जाऊँगा, बिंदुखत्ता से आगे गौला गेट, फिर उसके बाद गौला नदी पार करनी है। अब देखते हैं फाटक खुला होगा या बंद होगा, ये मेरी किस्मत के ऊपर है। लीजिए, फाटक सदाबहार बंद है। ये दो फाटक जो है ना, सदाबहार बंद ही रहता है। ये कई बार मैं यहाँ की यात्रा कर चुका हूँ, ये मुझे फाटक हमेशा खुला कभी नहीं मिला है। हाँ, लौटने वक्त ज़रूर खुला मिलता है, लेकिन जाने वक्त ये बंद ही मिलता है। ट्रेन आ गई है। ये शायद बरेली वाली ट्रेन होगी, काशीपुर से बरेली जाती है, ये वो वाली ट्रेन है। तो उसके लिए फाटक ये करीब यहाँ पर जो है ना, बरेली के लिए दिन में 3 जाना 3 आना, 6 ट्रेनें बरेली वाली चलती हैं। बाकी रानीखेत एक्सप्रेस चलती है, हावड़ा चलती है और संपर्क क्रांति चलती है। तो उसके लिए कम से कम दिन में ये 12 से 13 बार ये फाटक बंद होता है। 12 से 13 बार बंद होता है ये फाटक। और आज से नहीं, हम 10-20 सालों से देखते आ रहे हैं इसको, ये बंद ही रहता है हमेशा फाटक। तो लोगों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन अब यहाँ के लोग जो है यहाँ के हैबिचुअल हो चुके हैं, आदत हो चुकी है लोगों को। तो चलो ट्रेन आने का इंतज़ार करते हैं। हाँ, ये बरेली वाली ट्रेन है। हाँ, तो यह आ गया है लाल कुआं का फेमस मार्केट, कार रोड। इसे कार रोड कहते हैं। बिंदुखत्ता का फेमस मार्केट है ये, और एक महत्वपूर्ण स्थान है, स्टॉपेज पॉइंट है और बड़ा लैंडमार्क है कार रोड। तो बहुत दूर दूर तक इस कार रोड की मशहूरी है और बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। देखो ये, क्योंकि यहाँ पर आसपास बिंदुखत्ता में बहुत बड़ी आबादी पहाड़ की और मैदानी इलाकों की बस्ती है। तो फलस्वरूप ये मार्केट और ज़्यादा डेवलप होता गया और होता ही जा रहा है। ये तो लाल कुआं के बराबर मार्केट बन गया भाई। लाल कुआं का मार्केट क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा होता जा रहा है। कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इतना बड़ा मार्केट हो चुका है कार रोड का। डंपरों की लाइन लगी है, बिल्कुल खनन बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रहा है मुझे लगता है गौला में, क्योंकि अभी सीजन है। तो चलिए, अब मैंने पार कर लिया है मार्केट। अब मैं सीधा बढ़ चला हूँ गौला गेट की तरफ। जो अगला स्टॉपेज मेरा होगा अब, वो होगा गौला गेट। वहाँ से फिर मैं आगे नदी को पार करने का वो आपको दिखाऊंगा। लो जी, ये आ गया जी गौला गेट। यहाँ पर खूब सारे डंपर आपको खड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये सब जो है गौला नदी से उपखनिज ढोते हैं अलग अलग इलाकों को। आज काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, लगता है खनन बहुत चल रहा है। तो ये है नदी का रास्ता, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब और उबड़ खाबड़ है। ऐसे ही जाना है मुझे नदी तक, उसके बाद फिर नदी करनी है पार। देखिए, डंपर बिल्कुल लाइन से खड़े हैं नदियों का सीना चीरने के लिए, और कुछ लोग नदियों का सीना चीर कर ला रहे हैं वो खनिज। देखो क्या ये मंजर है यार, ये कितना नदियों का सीना छलनी कर चुके हैं और अभी करने की तैयारी है पूरा। ये देखिए, पूरी लाइन से लगे हुए हैं पूरा। ये देखो, आ रहा है एक और दैत्य। तो यहाँ से मुझे जाना है नदी की ओर को, और ये है गौला नदी। जो आपको नदी नहीं दिखाई दे रही होगी, एक उजड़ा हुआ एक मैदान सा दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे पता नहीं कैसी नदी पार करके जानी पड़ेगी, पानी कितना होगा। ये देखो, ये आ गई नदी।
अभी तो हल्के रूप में है ये, बरसात में ये यहाँ पे जाने वाला रास्ता होता नहीं, रास्ता हो जाता है बंद। ये लोग जा रहे हैं नदी पार करके, देखो ये सब जा रहे हैं। अब ऐसे ही करना है पार इस नदी को मुझे। पहले देखता हूँ रास्ता कहाँ से है। चलो वो वहाँ से पार करनी है, देखो जहाँ से वो बाइक आ रही है। ये देखो मैं उसी बाइक को देखता हूँ पहले। वो देखो वो पार कर रहा है, देखो बंदा वो पार कर रहा है, 2 जने पार कर रहे हैं बैठ के। ये अब मैं वहीं से जाऊँगा। तो ये है गौला नदी का हाल। तो मैं रुक गया था इसलिए गाड़ी की लीक देखने के लिए। तो ये भाई सब आ रहे हैं, देखो ऐसे जाऊंगा मैं अभी। अब लीक देखने के लिए रुका था। और ये देखो लोग आ रहे हैं लकड़ी और जंगल से लकड़ी और पाती लेकर के आ रहे हैं बेचारे। ये सुबह निकल गए होंगे ये लोग, अब ये आ रहे हैं। एक नदी तो पार कर ली है, अब एक नदी और पार करनी है। अब नदी नहीं है, अब नॉर्मल है। चलो नदी पार हो गई। ये तो लोग ना जंगलों से आ रहे हैं लकड़ियां लेकर के घर में जलाने के लिए। वो देखो घास पात लकड़ी, यही जिंदगी है यहाँ की, क्या करें। अब मैं पार हो गया हूँ आगे। अब मुझे फिर अभी जंगल के अंदर घुसना है। अभी जंगल के अंदर मुझे लंबा सफर करना है अभी और। हाँ ये आ गया रास्ता खत्ता जाने का, लेकिन अभी इतना आसान अभी है नहीं, अभी और दूर है और बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है। आप समझ लीजिए एक रिस्क लेकर के लगभग मैं जा रहा हूँ, रिस्क लेकर के। देखिए एक बड़ी आबादी जो है इस जंगल पर डिपेंड है। देखिए कितने लोग चले गए, कम से कम 50-60 लोग जा चुके हैं। ये लकड़ी और पातियाँ साथ ला रहे हैं, देखो कितना दूर से आ रहे होंगे, कितना दूर जाएंगे। ये क्या करें, बड़ी कठिन ज़िंदगी है यार लोगों की। ये अब इस लकड़ी से 2-3 दिन का इंतज़ाम होगा जलाने का। अब मुझे मुड़ना है इस तरफ को। थोड़ा याद है मुझे, यहाँ पर एक मंदिर मिलेगा मोड़ पे। मैंने कहा था ना, अब मैं जा रहा हूँ बिल्कुल सही। पिछली बार इस मंदिर में रुका था मैं थोड़ी देर। जंगलों के बीचों बीच बने हुए मंदिर कितने सुंदर, कितना आकर्षक लगते हैं देखो। तो अब ये रहा रास्ता। अब यहाँ से मुझे जाना है सीधा नाक की सीध में। ये लोग आ भी गए, देखो यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर सुस्ता रहे हैं लोग लकड़ी लेकर के। ऐसा ही है रास्ता गांव का, देखो ऐसी ज़िंदगी लोगों की। अभी करीब 1-1.5 किलोमीटर तक आबादी नहीं है, ये सब जंगल ही जंगल का रास्ता मिलेगा। देखिए आज मौसम बिल्कुल कोहरे वाला हो रखा है, धूप बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी आगे जो है असली आबादी जो है आगे है बौड़ खत्ता की। ये बौड़ खत्ता में आ गया मैं। बौड़ खत्ता इसको क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। बौड़ खत्ता जो है इसका नाम असली नहीं है, असली नाम इसका बड़ खत्ता है। तो वो किसके नाम पे है वो मैं आगे आपको अभी बताऊंगा।
हर जगह के नाम जो अपभ्रंश होते हैं वो किसी न किसी कोई ना कोई अपना इतिहास अपने आप में रखे हुए होते हैं। और जब पहाड़ों से जब आबादी यहाँ पर आई थी तराई के इन खत्तों में, तो एक बड़ी आबादी जो है इस बौड़ खत्ता से स्टार्ट हुई थी रहना। उसके बाद बिंदु खत्ता फिर बाद में डेवलप हुआ था, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा मकान दिखने अभी और शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा रुकता हूँ यहाँ पर 5 मिनट, बस 5 मिनट रुकता हूँ यहाँ पर। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं गांव के बिल्कुल मुहाने पे। अब यहाँ से जो है आगे आबादी और मिलती जाएगी और लोग मिलते जाएंगे। ये रास्ता है आगे का। ये आगे फिर आगे बहुत दूर तक ये शक्ति फार्म तक टच करता है। ये देखो एक और आ गए, ये पहरेदार आ गए। कहाँ से आए तुम? इधर आओ, क्या आओ, क्या नाम है तुम्हारा? भाग गए। क्या नाम है तुम्हारा? ये वो खड़े है देखो, ये बुलाऊंगा तो भाग जाएंगे। यहाँ आओ। क्या है, क्या कर रहे हो दोनों जने यहाँ पर? ये देखो जंगलों के बीच में लोग रहते हैं, कच्चे अस्थाई मकान बना के रह रहे हैं। देखो सारे जो मकान है ये अस्थाई ही हैं, पक्का आप निर्माण यहाँ पर नहीं कर सकते हो। तो इस तरफ पूरा जंगल बिल्कुल घना, इस तरफ आबादी और उस तरफ फिर जंगल। तो ऐसी है यहाँ की भौगोलिक स्थिति, लोगों की स्थिति। तो चलिए बढ़ता हूँ आगे, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। आगे जाओ। ये देखो बड़ी है गाय बछिया, गेहूँ हो चुके हैं देखो थोड़ा थोड़ा। और ये है घर, यहाँ के घरों का स्टाइल देखिए आप। नीचे शानदार मिट्टी और गोबर से लिपाई है और ऊपर जो है फूस की छत है। तो ये आपको इन्हीं खतों में आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के मकान। बीच में नल है पानी का और आंगन में एक आम का पेड़ खड़ा हुआ है। तो अभी लोग है नहीं, अपने अपने काम में शायद गए होंगे। वैसे तो आज इतवार का दिन है, लोग मिल जाने चाहिए, लेकिन हो सकता है और भी कोई काम हो, जंगल गए हों। तो मैं आगे को जाता हूँ थोड़ा। खेतीबाड़ी और पशुपालन दो मुख्य आजीविका के आधार हैं इस खत्तावासियों के। ये देखिए गेहूं में पानी लगा रखा है अभी थोड़ा सा, तब ये हरा भरे हो रखे हैं, अदरवाइज बारिश तो है ही नहीं। धूप नहीं है देखो बिल्कुल भी, और कई दिनों से धूप, कई दिनों तक धूप आती नहीं है। जब जाड़ों के दिन होते हैं ना, तो यहाँ पर कई दिनों तक धूप नहीं आती है, कभी कभी तो महीनों लग जाते हैं।
चलिए एक घर में और पहुंच गए हैं। ये भी बिल्कुल पारंपरिक तरीके से मिट्टी का घर है और ऊपर फूस का छप्पर है और ऊपर इन्होंने पन्नी लगा रखी है वर्षा से बचने के लिए, बिल्कुल पारंपरिक टाइप का। इसमें थोड़ा सा अभी डिजाइनिंग वगैरह और हो जाएगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ लोग भी आए हुए हैं, देखिए आज संडे है ना। आते ही चाय भी आ गई। क्या आपने मुझे दूर से देख लिया था क्या? आपने मतलब वीडियो बनाते हुए देख लिया था? पूर्व सूचना। अरे वाह भाई वाह, चाय भी आ गई है, क्या बात है। और भाई ठीक है, क्या नाम है आपका? बस बस। गीतांजलि रावत। गीतांजलि रावत। कितने पढ़ते हो? 5th में। कहाँ? सूर्य कॉन्वेंट स्कूल में। सूर्य कॉन्वेंट स्कूल में। तो आज छुट्टी में मस्ती करने आए हो घूमने? हाँ। अच्छा, तो आपको अपना ये जो खत्ता है ये कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मतलब शहरों के मकान से अच्छा लगता है? हाँ। क्यों? यहाँ पे ताजी हवा मिलती है। ताजी हवा मिलती है और गांव का माहौल होता है, हाँ। है ना? गांव का खाना पीना, अपने लोग, है ना? हाँ। हाँ, शहरों में तो ऐसा ही है। हाँ। चलो ठीक है फिर, है ओके। अच्छा, ये ट्विंस है दोनों? ये दोनों हमारे ट्विंस हैं। अच्छा, तुम कितने साल के हो? हैं? बता, पहले स्कूल का नाम बताओ बेटा। ऐसा नहीं होता फिर। एक और आ गए। तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? चलिए सर, आप भी आज संडे को। हाँ, मैंने कहा था ये बच्चों को लेके हम आए हैं। रचित को इधर एक वाला। चलिए इनसे बात करते हैं अभी। वो है रचित। और ये है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, ये छोटे होंगे? ये छोटे हैं, अभी बोलते नहीं है। अच्छा, बोलते नहीं है। ओके, वीडियो बढ़िया बना लेते हैं मतलब। हाँ। बोलोगे? हेलो करो। हेलो करो। वेरी गुड। जय हिंद करो बेटा। जय हिंद। हाँ। शाबाश। अभी बात करते हैं आपसे। भारत माता की जय। बोलो जय। तो ठीक है, अभी हम पीते हैं चाय, जी, आप उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तब तक आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए, यहाँ पर आज संडे है तो कुछ लोग भी आए हुए हैं बाहर से। तो ये लोग आज अपने इष्ट के मंदिर में पूजा करेंगे, दिया बत्ती करेंगे। तो ये परिवार सहित आए हैं इसी बहाने। तो चलिए इनसे भी बात करेंगे और इनका इष्ट का मंदिर भी आपको दर्शन कराते हैं। और ये देखिए, सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का ये जो फूस की झोपड़ियाँ हैं, ये हैं सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। ये जो है अच्छे खासे महलों को, मकानों को ये फेल करती हैं, क्योंकि गांव में रहने का मजा ही अलग है। यही अगर झोपड़ी अगर शहर में होगी तो अब इसमें कोई नहीं रहेगा, लेकिन गांव की बात कुछ और होती है। ये देखिए, ये कितने हैं इनके, कितने थान हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 थान हैं इनके, देखो। और इसी पे यहाँ की जो है आजीविका डिपेंड है। और ये गेहूं बो रखा है, लेकिन गेहूं जो है थोड़ा सा अभी छोटा है। ये देखिए, अब नल में भी पानी भरपूर आ रहा होगा। देखो ये देखो, ये ये देखिए, इतने सारे जानवर जो हैं ये सब यहाँ पर इसलिए पल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ इनके लिए मुफीद हैं। इसमें कुछ दुधारू भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ छोटी बच्चियाँ भी हैं। ये देखो कैसे हैं, ठीक है? कुछ नहीं मिला तुम्हें? तुमको कुछ नहीं मिला? ठीक है, चलो देखो खूब सारे हैं ये सब जो है इनके लिए व्यवस्था पूरी कर रखी है। पराल वगैरह इनकी सारी व्यवस्था यहाँ पर कंप्लीट रहती है। बाकी जंगल भी जाते हैं और इनके लिए कोई कमी नहीं है। बाकी गर्मियों में भी ये इनके पानी, इनके पास खूब है, आगे नदी में चले जाते हैं लोग, नाले में नहाने के लिए। पानी का मटका भी रखा हुआ है ठंडा पानी पीने के लिए, लेकिन अभी तो ऐसी ठंड हो रही है। तो अब जा रहे हैं हम लोग इनके इष्ट के मंदिर की तरफ, जो कि आगे जंगल के बीच में है। तो ये लोग आए हैं आज अपने गांव, तो थोड़ा सा पूजा पाठ, दिया बत्ती करने के लिए। ये देखो, ये भी आ गए। आओ भैया, आओ। आप जा रहे हैं हम अपने यहाँ के हमारे इष्ट देव के वहां जा रहे हैं। हाँ, जय जय करने जा रहे हैं ना? जय जय करेंगे, जय जय करेंगे। ये जंगल के बीचों बीच हम जा रहे हैं इनके इष्ट के मंदिर में दिया जलाने के लिए। सब लोग आ रहे हैं, देखो। तो चलिए लोग जा रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं एक बार। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से आए आप लोग? सर हम तो यहीं गए हैं, पूछते नहीं, हमारा यही गांव है अभी और तक हमारी। अभी तो हम अभी मार्केट से आए हैं। अच्छा। तो हमारे एक इष्ट देव में पूजा क्या एक प्रोग्राम था, तो हुआ है कि अब थोड़ी सी एक सूचना आपको देना चाहूंगा। हमारे हम परिवार में मेरे ये 21 साल बाद तो हमारे ये दोनों जुड़वा बेटे हुए हैं।
अरे तो वाह, ये पहली बार, अभी तक इनके इलाज के चक्कर में थोड़ा सा हमें बाहर रहना पड़ा था। जी जी जी। तो आज हम यहाँ पर आकर हमें लगा कि चलो अपने इष्ट देव को पहले हम पूजें। तो इनके होने के बाद पहली बार आए हैं पूजने के लिए? ये भी हमारे पहली बार यहाँ पर पहुंचे हैं। अब तक इनके इलाज विलाज के मामले में हम लोग लगातार 3 साल से बाहर हैं। अरे तो इसलिए अब ये लगभग 3.5 साल के हो चुके हैं। तो आज हमने कहा चलो इष्ट देव। चलिए, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। छोटा बेटा रुद्राक्ष, हाँ, इनसे मुलाकात हो गई है, ये बड़ा वाला है। तो इनके होने के बाद आप पहली बार अपने इष्ट को पूजने के लिए आए यहाँ पे पहुंचे हैं। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो अपने आपके जो कौन है इष्ट यहाँ के? हमारे इष्ट हमारे गोलजू देवता ही हुए। हाँ। तो उनकी जगह जैसे हमारे यहाँ पर ग्राम देवता के नाम से राजपाल मंदिर है, हमारे राजपाल देवता जी हैं। तो उन्हीं की हमारी हर गांव में एक स्थापना की हुई है, छोटी छोटी गांव में। वैसे मेन मंदिर राजपाल मंदिर का लगभग 5 किलोमीटर अंदर गाँव में है। अंदर गाँव में है। ये शाखाएं हैं जिनमें हम राजपाल देवता के नाम से यहाँ पाठ करते हैं। हम इन्हीं को यहाँ इष्ट मानते हैं। इन्हीं को इष्ट मानते हैं। चलिए ठीक है सर, मंदिर चलते हैं। तो ये लोग जा रहे हैं मंदिर, और बड़ी खुशी की बात है, इन्होंने ये बताया कि 21 साल बाद हमको 2 जुड़वा पुत्र रत्न प्राप्त हुए, लेकिन बीच में बीमारी की वजह से इनका आना नहीं हो पाया। लेकिन अब सब कुछ ठीक है और भविष्य में उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक ठाक होगा। ये देखिए, जंगलों के बीचों बीच एक सुंदर सा मंदिर, और काफी पुराना मालूम हो रहा है ये। और रावत जी जो है दिए की तैयारी कर रहे हैं। तो पंडित जी तुम नहीं है, पंडित जी मैं ही हूं यहाँ पर वैसे। चलो दक्षिणा जो है मुझे दे देना। हाँ मामी, दक्षिणा मुझे दे देना, 100-500 जितना भी तुम्हारे बजट हो। हाँ, अरे ये तो बढ़िया बात होगी। चलो इसी बहाने कमाई हो जाएगी आज। आज एक ब्राह्मण देवता की हाँ, यहाँ पर, इसलिए हमने कहा चलो आज दिया बत्ती इतना करके इष्ट देव का नाम लेना बहुत जरूरी है। हम तो खैर यहाँ पर करते रहते हैं पूजा, लेकिन बच्चों के साथ हम पहली बार यहाँ पर इनको लेके पहुँचे हैं। तो इनको हम माचिस लेके आओ, माचिस। जय हो राजपाल देव। सारे गांव पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करो, सबको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करो। साथ में हमारे इन बच्चों को भी अपना आशीर्वाद आपने दिया ही है, और इनके भविष्य की भी हम कामना आपसे करते हैं कि इनका सुखमय जीवन बीते और सुख समृद्धि से भरपूर हों। जय गद्य साहब, देख भगवान जी की जय 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 जय। इस तरह से छोटी मोटी हम पूजा हमेशा करा करते हैं। वैसे सीजन में हमारे जब होता है ना, गेहूं की फसल हो जाती है या धानों की फसल होती है, तो साल भर में एक बार हम नए अनाज के यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, सभी लोग मिलके। हमारे घर के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। माँ की यहाँ की दिनचर्या इसी तरह की। अब थोड़ी देर में आपको दिनचर्या के बारे में जानकारी देंगे। आप आए गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत हम आपका आभार भी व्यक्त करते हैं कि कम से कम इतनी दूर दृष्टि आपने रखी कि इतने अंदर के गाँव में, जंगलों में आज जाकर के आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ को लोग कब बसे होंगे, कब यहाँ पर आबादी यहाँ शुरू हुई होंगी, लोगों की दिनचर्या कैसी रही होंगी। विस्तार में थोड़ी देर में हम बताएंगे। अभी हम ये पूजा पाठ को निपटा रहे हैं। ठीक है। आपका धन्यवाद। सर, यहाँ पर हम लोगों का बसासर तो मुझे लगता है कि ये बहुत पुरानी मानी जाती है, क्योंकि ये संत राजाओं के जमानों से पहले के बसे हुए लोग हैं। और जो पहले पुराने समय में जानवरों पशुपालन मेन उनका उद्देश्य रहता था। और एक अंग्रेजी शासन में भी इनको हमारा सपोर्ट इसलिए करा जाता था कि वन को बचाने के लिए उन्होंने वन विभागों की जब स्थापना करना शुरू करी है, तो उनके सपोर्ट में यहाँ कौन लोग रहेंगे। लिहाजा इसी तरह के हम जैसे लोगों के पशुपालक परिवारों को जगह जगह इस तरह से बचाने की बातें करी गई, जो कि कम से कम वन विभाग के कर्मचारियों का भी सपोर्ट रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे, और इनके आजीविका जो जंगल पर निर्भर थी पशुपालन आदि की, वो इनकी दिनचर्या में शामिल हो गए, वो लोग करें। तो समय ऐसा था कि उस जमाने में केवल दूध पर निर्भर हुआ करता था, और धीरे धीरे आगे चल के देश आज़ाद हुआ। उसके बाद आज़ादी के बाद एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर लोगों की बसासत होने लगी। जगह जगह से आए हुए सारे लोगों को, सेनानियों को बसाया गया, आर्मी वालों को जगह जगह तराई में बसाया गया। उस समय से हम लोग भी यहाँ पर जब देश की आज़ादी के बाद, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे पूर्व बड़खत्ता प्रतिनिधि प्रेम सिंह रावत जी, हमारे पिताजी, जिनके माध्यम से इन जंगलों में जब तंबाकू का वृक्ष भी, पेड़ भी बोने का अधिकार नहीं था। और यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा, जो गोबर की खाद हमारे जानवरों की पशुपालन की होती थी, उस खाद को भी उठा करके कहीं पर यूज करने का अधिकार नहीं था। उसका भी टेंडर पड़ता था और उसकी रसीदें वन विभाग काट करके उनको बेचने का काम करते थे। उसमें अधिकार हमारा नहीं होता था, पशुपालक परिवारों का। तो उन सब चीज़ों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने एक तो उसको भी तोड़ा कि चलो कम से कम हमें इतना अधिकार दिया जाए तो इस गोबर की खाद का हम लोग यूज कर सकें। तो आगे चल के जब पशुपालन धीरे धीरे यहाँ पर 1960 के आसपास में जब प्लांटेशन की नीति हमारे केंद्र सरकार ने वनों को बचाने के लिए प्लांटेशन के माध्यम से वनों में वृक्षारोपण की योजना चलाई, तो सन 63-62 की बात होगी, 64 के आसपास,
तब से ये लोग हमारे जंगलों को, क्षेत्रों को जरा कम करते हुए इन्होंने प्लांटेशन नीति लागू करी। उसकी लागू होने से हुआ क्या है कि यहाँ पर पहले हमारे पास 10,000 से अधिक हेक्टेयर जमीन जंगलों के जानवरों के लिए होती थी, वो धीरे धीरे घट के बहुत कम होने लगी। तो उसमें वो संघर्ष करते रहे कि अब हम लोगों की आवश्यकता पड़ गई है कि हमारा इसमें गुजारा नहीं हो पाएगा, हम लोग इसमें अपने परिवारों को नहीं पाल पाएंगे, लिहाजा हमको खेती बोने का अधिकार दिया जाए। तो वो आसान नहीं था उस टाइम पर खेती बोने के नाम को अगर हम लेते हैं शुरुआत। तो उन्होंने सरकारों से मिल करके, पार्टियों से, प्रतिनिधियों से मिल करके, विधायक, MP, MLA वर्तमान तत्कालीन सरकारों से संघर्ष करते हुए यहाँ की योजनाएं उनको बताई कि हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनको अभी तक हमारी सरकारें पहुंच नहीं पा रही देश की आज़ादी के बाद भी। जबकि उस टाइम भी प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत जी हुआ करते थे, जबकि उनके माध्यम से पूरी तराई में सभी लोगों को बसाया गया, जैसे कि मतलब पाकिस्तान से आए हुए लोगों को बसाया गया, सेनानियों को बसाया गया, और कई जगह पर उन्होंने आर्मी वालों को भी बसाया। तो हमारी मांगे उनकी ओर से माध्यम कहते रहे कि हम खत्ते वालों को बचाया जाए, तो लेकिन उन्हें कभी अमल नहीं हो पाया। तो लिहाजा आगे चल के लगभग सन 65-70 के आसपास में उन्होंने एक अपने पर्वतीय विधायक संघ का गठन कराने की बातें उनके दिमाग में आई। तो कुमाऊं और गढ़वाल के 17 विधायकों से संपर्क करते हुए उन्होंने एक पर्वतीय विधायक संघ बनाने की बातें कही, जो उनका उस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे प्रेम सिंह रावत जी बने, और उनके माध्यम से 17 लोग विधायक जो हमारे उत्तराखंड के थे उनको जोड़ करते हुए एक पर्वतीय विधायक संघ बनाया गया। उसमें कल्पना करी गई कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं पहुंच पा रहा, लिहाजा एक पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया जाए। उनके माध्यम से फिर उसमें 9 प्रस्ताव पास हुए, लगभग 1970 के आसपास की, 69 के आसपास की बातें हैं। 9 प्रस्ताव में एक प्रस्ताव ये भी था कि तराई में बसे हुए उत्तराखंड में टनकपुर से लेकर हरिद्वार तक की बेल्ट में जितने भी खत्ते बसे हुए हैं पशुपालक परिवार, उन सब को कम से कम 2-2 हेक्टेयर जमीन 5 एकड़ लिया जाए। ये लिखित मेरे पास कागज उपलब्ध है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ उस चीज को। और उसके बाद कई और प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें से एक प्रस्ताव ये भी था, और हर गांव में 1-1 5 एकड़ जमीन सार्वजनिक चीज को दी जाए, और एक परिवार को 1 एकड़ जमीन दी जाए, और उसमें ये चारा बो करके अपने पशुपालन करें। तो वो वाली नीति जब क्रियान्वयन होने को आती, तब तक की सरकारें बदल गई, परिस्थितियां कुछ और हो गई। तो कुल मिलाकर के उसमें हमें व्यवस्थित तरीके से किसी खत्तों को नहीं बचाया गया। आगे चल के कई और वन विभागों को बचाने की जद्दोजहद पब्लिक के बीच में और सरकार के बीच में चलती रही, तो लिहाजा हमारा वो काम पेंडिंग पड़ गया, जिसकी वजह से आज तक हमारे को न राजस्व की सुविधा मिल पाई है, न हमारे कोई अन्य अधिकार मिल पाए हैं, न हमारे को कहीं पर ये सुरक्षित जीवन जी पा रहे हैं। और जंगल जानवरों का इस क्षेत्र में इतना नुकसान हो चुका है कि मानव और जानवरों का इतना संघर्ष हो रहा है कि कई बार यहाँ पर हमारे माताएं बहनें घास काटती हुई पकड़े शेर के मुंह निवाला बन जा रही हैं, भालू आतंक मचा दे रहा है, भालू अटैक कर दे रहा है। तो इस तरह की परिस्थितियों के बीच में ये लोग करते रहा है। तो यही मेरा अभी कहना है जी। उसके बारे में फिर मैं आगे बताऊंगा आपको, इसमें बौड़ खत्ते का नाम कैसे बढ़ा, क्या बढ़ा, ये मैं आपको मौके पर जाके बताऊंगा। तो उसमें एक आगे चल के बताएंगे आपको 2 शब्द, फिर आपको वहाँ बताएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो चलिए अब हम चल रहे हैं थोड़ा आगे की तरफ को, और एक हिस्सा हमने आपको दिखाया, अब अगले हिस्से में जा रहे हैं हम, जो है ऊपर वाले खत्ते की तरफ को, जंगल की तरफ को। तो ये है यहाँ की आबादी, यहाँ के लोग, और बिल्कुल आपने देखा होगा मेरी अन्य वीडियो में, खत्तों के इसी तरह का रहन सहन खत्तों में होता है तराई के। तो आगे यहाँ का जल जीवन जो डीपली यहाँ का जनजीवन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो ये देखिए अस्थाई मकान, लेकिन मकान जो है इतने सुंदर लग रहे हैं। तो एक जगह यहाँ पर मैं और पहुँचा हूँ, यहाँ पर कुछ मकान हैं, घर है, मतलब कच्चे अस्थाई घर हैं। तो देखिए बाड़ लगा रखी है यहाँ पर, ये अस्थाई बाड़ है। ये गेट है इनका, गेट से हम एंटर होते हैं अंदर। आज ठंड बहुत है, देखो सब मफलर वगैरह लपेटे हुए हैं। देखिए यह है रहन सहन खत्तों का। जो पहाड़ से आए हुए लोग हैं ये सब यहाँ पर बसे हुए हैं,
ये पशुओं के लिए ऐसी नाद बनाई हुई है यहाँ पर रहने के लिए, और ये है पशुओं का घर, इनका रहने का। ये देखो कितना शानदार बना हुआ है। ये इसमें ना ठंड लगती है जानवरों को, ना गर्म लगता है। क्या हुआ? ऐसे अस्थाई घर है, ऊपर खपरेल डाल रखी है और नीचे मिट्टी का ही है और काफ़ी सुंदर है। लोग यहाँ पर सब पहाड़ के लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं ये पहाड़ों के ही हैं। तो अपना यहाँ पे खेती बाड़ी पशुपालन करके अपनी ज़िंदगी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो चलिए एक बार इनसे बात करते हैं। हाँ नमस्कार, ठीक ठाक खर्चा कह रहे हो कारोबार यहाँ पे? कारोबार क्यों गौ समस्या से सारी तो और क्यों गौ भलुनी सब भला होनो मोर नानतनो भलोन सयाला भलोन सब लोगों भलोन ने आदू तबलिग ने आदू मरिया रो जुनामलो मरिए भे। हां यस नेर भे तो कदूशन गोरबाज पे गोरबाई जा तो तू तो अंदर तीन जगह जा रही होई। तो दूध हजानोल पे दूध क्यों या कोई सोनी 2 लीटर है। अच्छा एक और है ना, चलो के बात नहीं, ब्याजल हो 2 लीटर है ना ब्याजल। चलो ठीक। और नाच पाड़ा है जा खान पीनो है जा खाली लो परन की हरा। और स्वास्थ्य ठीक छो? बढ़िया। चलिए, तो कैसी है जिंदगी यहाँ पर? अब तकलीफ डरी ठहरी, जंगल में शेर बाघ सभी ठहरा। ये भी ठहरा। बाकी एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि खुला खुला माहौल है। हाँ। अपनी आजादी है रहने के लिए, घास पात पशुओं के लिए भी, और अपना रहने के लिए शांति है। हाँ। चलिए ठीक है। पूजनयाल कौन सी क्लास में हो? 2 में। क्या करते हो स्कूल से आने के बाद? फिर पढ़ाई और काम क्या? झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू भी लगाते हो? हाँ। अच्छा, और बर्तन धोते हैं। बर्तन भी धोते हो, बड़ा एहसान करते हो। अच्छा, उसके बाद फिर पढ़ाई। हाँ। आपको स्कूल कितना दूर जाना पड़ता है यहाँ से? कहाँ से? दूर जाना पड़ता है, गोला गेट जाना रहता है। अरे बाप रे, जहाँ से मैं आया अभी गोला गेट जाना पड़ता है। तो कैसे जाते हो, पैदल या गाड़ी में जाते हैं पापा? अगर जिस दिन गाड़ी नहीं हो उपलब्ध, उस दिन क्या करते हैं फिर? तो किसी और से कहते हैं। अच्छा, जब छुट्टी होती है तो लेने जाना पड़ता है। अरे ये बड़ी समस्या है यार। जब छुट्टी होती है फिर इनकी एक ड्यूटी लाने ले आने की ठहरी। बड़ी दिक्कत है। जहां से मैं भी आया ना, मैंने आपको गोला गेट दिखाया, वहां से वहां ये बच्चे पढ़ने जाते हैं और रोज ड्यूटी है, एक बार छोड़ने जाने की, एक बार लेने जाने की। चलिए ठीक है। ये है लोगों की दिनचर्या, लोगों की जिंदगी। ये देखो एक जगह और जा रहे हैं हम अभी, और यहाँ की ज्यादातर जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो पशुपालन ही है। तो यहाँ पर डेयरियाँ भी खुली हुई हैं, डेयरियाँ बनी हुई हैं। बाकी खेतीबाड़ी तो जो सीमित इनको जमीन को टुकड़े मिले हुए हैं उसी में ये लोग खेतीबाड़ी कर लेते हैं। बाकी और बहुत ज़्यादा विस्तार खेतीबाड़ी में नहीं है, लेकिन गुजारा हो जाता है। ये देखिए क्यारी बना रखी हैं, इसमें अदरक वगैरह हो रखा, अदरक लगा रखा है। अदरक बढ़िया हो रखा है इनका यार, वाह। ये देखो ये वो निकले घर से बाहर। ये देखो एक मगरमच्छ, ये मगरमच्छ को रंग लगा रखा है इन्होंने। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? ये इधर आओ। ये यहाँ पर मकान है, घर है। यहाँ पर नीचे पीछे इन्होंने अपना खेतीबाड़ी कर रखी है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही जंगल के बीच में एक बहुत ही सुंदर एकोमोडेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं क्या कहूँ आपसे, ये शहरों में रहने वाली कोठियों से कई गुना बेहतर। शांति, प्रकृति के बीच में, बिल्कुल ताज़ी हवा, ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियां, सब कुछ। तो ऐसा जीवन, लेकिन उसके साथ साथ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं? जंगली जानवरों की चुनौतियां। यहाँ से स्कूल दूर है, हॉस्पिटल तो खैर अब क्या ठहरे, हॉस्पिटल तो अब यहाँ पूछो ही मत, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा पता नहीं। लालकुआं की बाजार कम से कम यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है ना। और नज़दीकी बाजार इन लोगों का शायद कार रोड होता हो, कार रोड से लाते होंगे। बाकी कुछ लोग यहाँ के लोग शक्ति फार्म भी जाते हैं, मैं आपको बताता चलूँ। ये बकरी पालन, और ये कुट्टी मशीन के लिए देखो टाना बना रखा है। ये अभी भी ला रखे हैं पाती जंगल से। ये इसको काटेंगे, अभी काटने के बाद घास के साथ इसको मिलाया जाएगा। ये सब रखा है देखो माल्टा लिए, ये सब कुट्टी में मिलाई जाएगा। ये पत्ती,
और ये हरा ये जई है। इसके बाद इसको इसमें मिला करके तब जा करके पशुओं को खिलाया जाएगा। इतना आसान नहीं होता है। पेट भर रखा है इनका, बैठे हैं। क्या कारबार हो समस्या था सब समस्या या जंगल में रोना आयो और रात का परेशानी से नीलगोर उनी सब चीज से कतो परेशानी हमें को पता से चारों के नंबर बंद होगा जंगल और या नाइन सुने गाँव में साधन खेल हतन अभी में 4 महीना दिन घर अच्छा स्कूल नहीं जा सका ना। अब जाए बाद साधन तो उतर लाजाल ले जा हम लोगों बात साधन नहीं भाई केल जानी घर है समस्या है। आप पहले तो उदय के रहो ये समस्या है सारों की नजर देखो यो रात भर भाटेगा भैया अभी तक लंबी रात ठंडे दिन हर सीजन में और सब चीजें समस्या है। अच्छा आप पहले तो खुल जंगल छी के नुकसान नहीं थी आपको सब नुकसान अब ये नंतिनाली जी कशी हॉल पे तुम तो जैसी काट तब मुसीबत यही ये अगली ये पीढ़ी कशी रोल कशी काटेल तो ही परेशानी है ना ज्यादा हम दिन काटेली अविनाश दिन कशी काटनी। चलो तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समय हुआ है करीब 1:15 बज गया है और आज संडे की वजह से कुछ लोग तो घर में मिल ही जा रहे हैं, लेकिन अभी ज्यादातर लोग जो है जंगल की तरफ गए हैं तो मुलाकात हो नहीं पा रही लोगों से। तो आप देखिए जंगल के बीचों बीच इस तरह की कम्युनिटी रहती है हमारी पहाड़ की, तो कैसा जीवन है। आप लोग तो प्राइम एरियाज में रहते हो, गांव में भी रहते हो, तो ऐसा एरिया सुविधा सारी है, लेकिन यहाँ पर आकर के आप देखोगे कोई सुविधा नहीं है। अगर एक माचिस की डिब्बी भी इनकी खत्म हो गई तो इनको कहाँ जाना पड़ेगा, या तो कार रोड या फिर गोला गेट, है ना। तो अटक बिटक सामान जैसे कुछ खत्म हो गया अचानक तो कहाँ, नहीं चाय नहीं थैंक यू, अगर अटक बिटक कुछ सामान खत्म हो गया तो कहाँ जाना पड़ता है, कार रोड लालको। जहां से मैं अभी आया था नदी पार करके आपको अटक बिटक एक माचिस की डिब्बी भी चाहिए, तो यहाँ दुकानें नहीं ठहरी उतनी, ठीक है। तो ये समस्या है, देख लो आप कैसे रहते हो। आपने तो फटाफट मंगाया, आपका तो ऑनलाइन भी आ जाता होगा, आपके तो घर के मोहल्ले में दुकानें भी होंगी, लेकिन यहाँ पर एक माचिस की डिब्बी भी अगर खत्म होगी तो वही जाना पड़ेगा जहां से आपने मुझे शुरुआत में आते हुए देखा, नदी पार करके गोला गेट से कार रोड, जहां जितना दूरी मैंने तय करी। तो ये चीज इसको भी महसूस करिए। वैसे लग रहा है खुला खुला माहौल और साफ ताजी हवा, खेती बाड़ी, लेकिन नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक इन लोगों का एक तपस्या, इन लोगों का त्याग भी है। ये देखो एक गेट है, अब कैसा गेट है देखो, बिल्कुल लकड़ियों का, खुल जा सिम खुल गया, ये देखो खुल गया सिम ये। तो एक घर में पहुंचा हूँ मैं अभी, यहाँ पर लगा है ताला, शायद ये गाय के लिए घास लेने के लिए जंगल गए होंगे या कहीं और को गए होंगे। तो लाइट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, सोलर लाइट लेनो लगा रखी है, इनकी डिश भी वगैरह सब ये सोलर लाइट से चल रही है। ये देखिए मोबाइल चार्ज, डिश, पंखे और ये लालटेन आपको दिख रही होगी सोलर की, इसी से चलता है गुजारा। ये चार्जिंग लालटेन है, देखो अब धूप ही नहीं आएगी तो सोलर चार्ज कहाँ होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये है जानवरों का गोठ और ये कुट्टी मशीन, इसमें कुट्टी उट्टी काटने की तैयारी हो रही। देखो ये अभी आकर के जंगल से घास लाएंगे, पाती लाएंगे, जो ये ला करके इन्होंने रखी हुई है, इसको फिर इसमें ऐसे कुट्टी काटेंगे, जैसे मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये कितनी स्मूथ चल रही है मशीन। अरे भैया एक और आए, क्या नाम है तुम्हारा? ये पहरेदार है यहाँ के, तुम हो पहरेदार? घर में कोई है नहीं क्या? घर में कोई नहीं है? ये देखो ये पहरेदार है, ये कह रहा है हमारे घर में कैसे आ गए बिना पूछे, कह रहा है वो भाग गया। ये देखो ये है इनका जानवरों का गोठ। वाह क्या बात है, कितना बेहतरीन इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। इसे कहते हैं अपने पशुओं के प्रति जिम्मेदारी।
अपने पशुओं के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव। यह है इनकी गाय। हाँ जी, क्या हाल है? 1 2 3 बंधे हैं बेचारे, अपने मालिक का इंतजार कर रहे हैं। मिलेगा। हाँ, यह हॉलिस्टर नस्ल की गाय है, बहुत अच्छी मानी जाती है ये। इसका दूध भी ज्यादा मात्रा में देती है दूध ये। लेकिन अब घर के लोग होते तो उनसे बातचीत करता मैं, घर के लोग कोई मिले नहीं। ये है दूध की बाल्टी, इसी से दूध जाता है डेयरी में। देखो और जानवरों को ठंड से बचाने के लिए भी इंतजाम किए हुए हैं। देखिए ये ठंड से बचाने का इंतजाम किया है जानवर को। इससे क्या होता होगा, कितनी ठंड रुकेगी इससे? लेकिन फिर भी इससे ये मतलब नहीं है कि इन्होंने इसको अपनी गाय को कवर किया हुआ है, लेकिन उसके पीछे भावना देखिए आप। भले उसका कोई पूरा शरीर का हिस्सा जो है वो कवर नहीं है, लेकिन वो गाय का जो है शरीर जो है जानवरों का कुदरती रूप से अपने आप को ढाल लेता है ठंड और गर्मी के हिसाब से, ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर भी एक भावना होती है। तो चलिए, जो भी है, इस घर के लोग मुझे मिले नहीं, अगर मिलते तो मुझे अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। तो नमस्कार आपको, सबसे पहले आपके घर में आया हूं और आप लोग मिले नहीं हो, तो मिलते तो मुझे अच्छा लगता। तो मैं आगे को जा रहा हूं कहीं को, तो आपको ये वीडियो मिले तो आप देख लेना अपने घर को। हो सकता है ये टाइम ही गलत आया हूं मैं, हो सकता है कहीं को अपने काम में गए हों, जंगल गए हों। तो चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। ये लोग आगे जंगल से, देखो ये लागे पा रहे, वाह भाई वाह। यहाँ महिलाओं के साथ साथ पुरुष लोग भी अपना पूरा निभाते हैं। कहाँ से आने वाले? जंगल से। तो ये क्या है सर, कौन सी पाती है ये? है अच्छा, तो ये ऐसे ही खाती हैं गाय भैंस या कुट्टी में मिला के? कुट्टी में मिला के। तो कितने घात ले आए? अभी तो गए हैं ये। अच्छा, तो क्या क्या है कारोबार घर में? घर में खेती बाड़ी है, गाय भैंस है। अच्छा, तो इससे हो जाता है या फिर और भी इंतजाम करने पड़ते हैं? चारा वो रखा है, थोड़ा चारा काटेंगे। चारा बरसिम वगैरह? हाँ, बरसिम में वही। ठीक है, और भूसा वगैरह स्टोर है? हाँ, पराल भी रखा है। चलिए, सब है, और क्या कमी है? ये तो ना भी लाए तो भी चलेगा, है ना? तो सर अभी इसके अलावा और क्या क्या है, रोजगार क्या करते हैं? बस यही खेती बाड़ी है। यही दूध का ही जरिया है। दूध का मेरा मेन आर्थिक ही आप लोगों की दूध पे है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है मैडम। ये देखो ऐसे लोग, आप ये प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं मैं, ऐसे है कारोबार। देखो ये ऐसा नहीं कि ऑनलाइन मंगाया सब कुछ हो गया, ये देख लो। तो मेरा यहां आने का प्रयोजन ये है आपको इन लोगों की जिंदगी नजदीक से दिखाने का। और इसके अलावा ये बियाबान खतरनाक जंगल, मतलब ये ऐसा नहीं कि पेड़ों के बीच में आप रास्ता बना के जा रहे हो, ये ऐसा जंगल है बिल्कुल आप इसके बीच में जा नहीं सकते हो। इतना खतरनाक ये जंगल है, इसके बीच में आप नहीं जा सकते हो आसानी से। और मान लिया हाथी शेर तो बात की बात है, वो तो खैर यहाँ पे भी आ जाएंगे, ये नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर नहीं जा सकते हो। और इसके अंदर कितने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, हिंसक भी होंगे, और ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो अपनी एक उस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हो। तो चलिए लेट्स गो, बढ़ते हैं आगे एक बार और। तो ये देखिए, अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे। अब मैं देखिए किस जगह में चल रहा हूँ। देखिए इधर पूरा जंगल और इधर आगे आबादी बसी हुई है। ये देखो, तो ये देखिए एक घर में मैं और पहुंच गया हूं। ये घर जो है ये जंगल के बिल्कुल किनारे पे है, और ऐसे किनारे पे है कि अगर इसके आसपास कोई घर नहीं है, लेकिन भगवान न करे रात बेरात कोई दिक्कत हो, कोई इमरजेंसी हो, कोई परेशानी हो, तो आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो ये देखिए अभी भी शायद ये लकड़ी ला रखे हैं। देखो ये कितनी मेहनत से लकड़ियां लाते हैं, देखो कितनी मेहनत से तोड़ी होंगी, गट्ठे बनाए होंगे, और कम से कम 35 से 40-50 किलो का एक गट्ठा होगा। ये अभी ला करके रखा है, देखो अब भी जस्ट ला करके रखा ही हुआ है ये, मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो डोरी बंधी हुई है इसमें। इसके कोने में सारा जंगल है, जंगल के कोने का मकान है समझ लीजिए एक तरह से। तो अब मैं इस घर के अंदर जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ जो मिलते हैं मुझे तो, और मिलना तो मुश्किल ही है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त लोगों के अभी जंगल का ही टाइम है, खाना वगैरह खा के सुबह निकल जाते होंगे। एक और आ गए, क्या चाहिए?
क्या चाहिए तुमको? तो ये है घर, देखिए बिल्कुल जंगल के कोने में है। मैंने आपसे ये बात कही अभी, इतने कोने में है कि कोई अगर दिक्कत विपत्ति कभी आए तो आवाज भी कहीं नहीं जा सकती है, इतना दूर है ये। खैर जो भी है, घर अच्छा है। देखो और तो पशुपालन यहाँ भी वही है, लेकिन पशुओं के लिए इतना बड़ा इन्होंने बना रखा है रहने का आवास। वाह जी वाह। हेलो हेलो हेलो। इसमें बांटते हैं दिन में और इसमें बांटते हैं रात को। तो ये व्यवस्था इंतजाम है रहने का जानवरों के लिए। यहाँ पर कुट्टी मशीन, यहाँ भी काटू कुट्टी। ये देखो दिन में आराम से खुले में यहाँ पर जानवर रहते हैं और बिल्कुल जंगल के किनारे है। देखो ये तो ऐसी है व्यवस्था यहाँ पर लोगों की। तो चलिए इस घर के लोगों से बातचीत करते हैं, दो शब्द क्या कहते हैं वो लोग। ये है इनका गोठ, यहाँ पर रहते हैं रात को। ये जंगल से आ गए पाती लेकर के। वेरी गुड। देखो ये है गांव वालों का कठिन जीवन, खत्ते वालों का। और सब यही समस्या से यहाँ कोई मरला जाला या कोई देखनी ना मरगत से पान भी नहीं नहाया कोई, और बाट में कोई देख लो बोले कॉल यार ये तो इतने पान ले जाई बोले चल जाओ। अब साधन नहीं भैया के पैसले तुम्हारे पास है, लेकिन तुम क्या कर ला पैसले इसमें क्या कर ला डबलों के कर ला डबलों की जला वहाँ काटना भरी जाए, इसका जला यहाँ गोल भरी जाए। तो यहाँ पर ये समस्या है। तो और ये बताओ ना कदू जंगल कहाँ जान पड़ो, कितु दूर जान पड़ो? बहुत दूर जानो का था पार ये रोड पार देखे नहीं बैठ बोले ये देखो इनको, ये दोनों देखो इन दोनों की कुश्ती हो गई। तो ये नंदन का जानी भाई यहाँ आंगनबाड़ी में खमारे में 5 तक जो बागिल के कराल गोला गेट जल जब सब जानी। तो ये बताओ ना अब रात बिरात कब तक की तकलीफ, कब तक के विपत्ति में के करला क्यों कर लूं कि आप भगवान मालिक लाइट पानी की व्यवस्था ये सौर ऊर्जा जो है रात में टॉर्चल बढ़ा खड़ो मेरा सौर ऊर्जा क्यों घाम नहीं आ रहा है, एक धूप नहीं आई है ना, ये धूप नहीं आई है तो सौर ऊर्जा भी कैसे चलेगी यार। क्या करो तुमको थप्पड़ हार बैठ यार के ली जाल को कदू छन करो बात दूध नहीं कदू छन 1 लीटर 3 छन नाम का छन। चलो जब ब्याणी टाइम में तो दूध हजान हो बाखड़ छन, चलो कोई बात नहीं। अच्छा और खेत पर एक आध टुकड़ की ये छू क्यों बो रखे जो तुम लियो, यही है बस, इससे ही अपना खाने पीने का इसी से होने वाला। नमस्ते, मेरा नाम राधा है और यहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा है। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कहाँ से हुई शादी? गोवा से। गोवा से? अरे वाह। तो गोवा से और यहाँ के माहौल में कितना ढल गए आप? सब सही है, सास तो सब सही है। और यहाँ पे कारोबार क्या क्या करते हो? गाय बच्चे को बड़ा मदद करना है। वहाँ के जीवन और यहाँ के जीवन में क्या फर्क लग रहा है? वहाँ पे तो ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे तो बहुत सारा काम है। अच्छा यहाँ बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो जीवन आपका ढल गया है या एक काम को एक होता है ना जबरदस्ती कर रहे हैं, एक होता है कि आपको आदत हो गई है। अच्छा तो वैसे मायके वाले कहाँ के हैं? मायके वाले गोवा में नहीं, वैसे पहाड़ में कहाँ के हैं? पहाड़ में कोई नहीं। पहाड़ में कोई नहीं है अब। अच्छा तो ठीक है, यहाँ पे ढल चुके हो आप पूरा आप। चलिए ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके चलो मैं इनसे इनका ही पहाड़ी टेस्ट लेता हूँ। हाँ जी केचू कारबार घरपन सही छू? अरे भाई ये कोंकणी है, असल में ये कोंकण की हैं। तो ये अपना अच्छा गोर का दूछू दूध देनी 2-3 छू? अरे वाह। और घा पात का छू? खेत में जंगल में छू? अरे वाह। ये देखो कोंकण की है, गोवा की है, 5-7 साल इनकी शादी को है, अब ये पहाड़ी बोलना सीख रही है। भोल लागछो यहाँ कशी लगू भोल साफ हाव पानी छू है ना? अच्छा दूध पीणू बड़ी खूब मिल जा?
चले वहां पे आप भलचू मतलब ठीक ठीक। ये देखो मैंने इनका पहाड़ी टेस्ट लिया और ये पहाड़ी अच्छी बात है और धीरे धीरे 2-4 साल में आप पहाड़ी बोलने भी लगेंगी। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं उस जगह पर जहां से इस बौड़ खत्ता के बसने की शुरुआत का मूल माना जाता है। तो वो क्यों माना जाता है वो मैंने आपको शुरुआती संबंध में बताया भी है, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं। मैं उस स्थान पर बहुत चलते चलते काफी दूर आना पड़ा मुझे। तो ये है बरगद का पेड़, लगभग 350 से 400 साल पुराना ये बरगद का पेड़ है, जिसको बड़ कहा जाता है। बरगद का एक पर्यायवाची बड़ भी है और वट भी है। तो इस बरगद के बड़ के नाम पर खत्तों के नाम जो है अलग अलग होते थे, लेकिन यहाँ का जो नाम है ये बड़ खत्ता उस वक्त था। हालांकि आज तो अभिलेखों में बौड़ खत्ता है, लेकिन शुरुआत में जब मैं अनुमान लगा रहा हूँ जब ये बसा होगा तो पुराने जमाने के लोग एक स्थान विशेष को, एक वस्तु विशेष के नाम से अपने रहने की जगह का नाम रख देते थे। जैसे हल्दुवनी है हल्द्वानी, यहाँ पर हल्दू के पेड़ों की बहुतायत है। तो इस पेड़ की नाम पर, इस बड़ के पेड़ के नाम पर यहाँ का नाम बौड़ खत्ता पड़ा, जो कि बाद में व्याकरणीय अशुद्धता के कारण, अज्ञानता के कारण, लोगों के उच्चारण न कर पाने की क्षमता, एक उसके कारण ये बड़ खत्ता से बौड़ खत्ता हो गया। तो चलिए इस पेड़ के दर्शन मैं आपको कराता हूँ और इस पेड़ की परिक्रमा भी मैं आपको करूंगा। तो ये है वो बरगद का पेड़ जिसे हम वट वृक्ष कहते हैं, बड़ पेड़ कहते हैं। यह है 350 से 400 साल पुराना बरगद का पेड़, जिसके नाम पर इस बौड़ खत्ता का नामकरण हुआ है। और बताते हैं कि ये पेड़ इससे ज्यादा बड़ा होता था। जब लोग पहाड़ों का सफर करते थे हल्द्वानी से नैनीताल की तरफ, भीमताल की तरफ, तो बताते हैं चंदा देवी के टॉप से भी इस बरगद की कुछ ऊपर की चोटियां नजर आती थी, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। और लेकिन अब तो मौसम में धुंध इतनी होती है, इतनी आबादी ज्यादा हो गई है, तो अब इस पर पता नहीं चल पाता। दूसरा पेड़ एक बार बताते हैं आंधी में, तूफान में ये पेड़ गिर भी गया था, दोबारा से पेड़ पनपा है। तो इतना ये ऊंचा पेड़ था, तो ये दिखता था वहां से, ऐसा कहते हैं लोग। तो देखिए थोड़ा सा मैं एक परिक्रमा करने की कोशिश करता हूं और यकीन मानिए, सच पूछिए तो मैं इसी बरगद के पेड़ के लिए यहां पर आया हूं, क्योंकि मेरे किसी मित्र ने मुझे इसकी अखबार की कटिंग भेजी थी। उस अखबार की कटिंग को देख करके मेरा मन मचल गया, विचलित हो गया इस पेड़ के दर्शन करने के लिए। और मेरी इस वीडियो का आज का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही डेडिकेट मैं करता हूं आप लोगों को, यही होने वाला। तो चलिए मैं एक बार परिक्रमा करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए कंडे भी पात रखे हैं किसी ने इसमें। ये बड़ का पेड़ छाया देने वाला, आश्रय देने वाला बड़ का पेड़। और आप कल्पना कीजिए जब शुरुआत में लोग इसके नीचे बैठते होंगे, गपशप मारते होंगे, तो कितना बढ़िया सुकून ये पेड़ देता होगा, क्योंकि ये कम से कम 1000 लोगों को अपने नीचे आश्रय दे सकता है ये पेड़, धूप से बचाने के लिए। तो देखिए परिक्रमा कर रहा हूं मैं इसकी। तो काफी बूढ़ा हो चुका है लेकिन अभी भी खड़ा है, और अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 100 साल और 150 साल भी ये पेड़ ऐसी रह सकता है, क्योंकि बड़ के पेड़ की खासियत होती है। ये देखिए इसमें कितने सारे असंख्य पक्षियों का घर भी है। देखिए ऊपर आवाज, पक्षी की आवाज आप सुन पा रहे होंगे। तो यही है बड़ का पेड़, जो आश्रय देता है, जो छाया देता है अपने ममता की छांव में, उसे बड़ का पेड़ कहते हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में इसकी पूजा करने का प्राविधान है। बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि ये लोग छाया देते हैं, आश्रय देते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन करता हूं, कोटिशों नमन करता हूं मैं उन लोगों को जो लोग गवाह थे इस पेड़ की छाया में बैठने के। हालांकि आज भी बैठते होंगे, लेकिन उस वक्त का माहौल, उस वक्त का नजारा अलग ही होता होगा। तो चलिए एक बार फिर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं इस बट वृक्ष को मैं, जिसके नाम पर इस स्थान का नाम बौड़ खत्ता पड़ा, बड़ खत्ता से बौड़ खत्ता। तो आगे बढ़ते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं।